नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम शिक्षण विधियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। वो आपका वैसे पॉइंट ऑफ व्यू में दिया हुआ नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग, इसको आप के बारे में बहुत बार प्रश्न आता है। तो दोस्तों, प्रकरण का नाम क्या है? आपका सूक्ष्म शिक्षण। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों किसके बारे में? सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और सूक्ष्म शिक्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका माइक्रो टीचिंग। इन इंग्लिश क्या कहते हैं दोस्तों? आपका माइक्रो टीचिंग। और यहां से एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सूक्ष्म शिक्षण है, उसे क्या कहते हैं? आपका माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। और इसका एक और नाम है, इसे किस नाम से जान सकते हो आप? संकुचित अध्ययन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो दोस्तों? आपका संकुचित अध्ययन भी कहा जाता है। तो प्रकरण का नाम क्या है? आपका सूक्ष्म शिक्षण विधि। जैसे आपने बीएड की, बीएसटीसी की, तो प्रशिक्षण के दौरान जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए विधि उपयोगी होती है कि आपको बच्चों को किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, बच्चों को किस प्रकार से तैयारी करानी है। तो वो आपका क्या है? प्रशिक्षण काल के अंदर जो आप लेसन प्लान बनाते हो, उस समय जो टीचिंग होता है वो क्या होता है? आपका माइक्रो टीचिंग कहलाती है। तो दोस्तों, इसका प्रारंभ कहां हुआ? सूक्ष्म शिक्षण है, इसकी अवधारणा 1961 में आ गई थी आपकी। 1961 या 63 के लगभग, है ना। 1961 में मिलता है आपको, 63 में मिलता है। दोनों तथ्य आते हैं, 1961 या 63। तो इसका जो प्रारंभ है वो कहां से हुआ? आपका अमेरिका से। एक तो याद रखना, सूक्ष्म शिक्षण है, इसकी अवधारणा कहां से आई? आपकी अमेरिका से। और अगर किसी के बारे में पता भी नहीं होना तो लगभग का क्या है? आपका अमेरिका, है ना। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय किससे आई है? आपकी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। तो यहां भी आता है कि माइक्रो टीचिंग जो शब्द है वो किस विश्वविद्यालय से लिया गया? आपका वहां आता है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कब? आपका 1961 में जो माइक्रो टीचिंग शब्द है, इसकी अवधारणा विकसित हो गई थी। और इसकी व्याख्या 1963 के अंदर किसने की थी? आपकी डी एलन ने। इसकी विशद व्याख्या करके क्या दिया? सूक्ष्म शिक्षण शब्द दिया। और माइक्रो टीचिंग एक पुस्तक भी है, किसकी? एलन की। इस पुस्तक, एक पुस्तक भी है, क्या है? आपकी माइक्रो टीचिंग नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी। किसने? आपकी इसने। और डी एलन का सहयोग किसने किया? एचिसन व रॉबर्ट बुश। ये क्या थे? एचिसन व रॉबर्ट बुश एलन के क्या थे? आपके सहयोगी थे। एलन के सहयोगी रहे हैं इस कार्य के अंदर। तो ये ध्यान रखना, एलन के सहयोगी रहे हैं कौन? आपके एचिसन व रॉबर्ट बुश। इन्होंने एलन का क्या किया था? आपका सहयोग किया था। एलन व रियान की पुस्तक है जिसका नाम क्या है? माइक्रो टीचिंग। और कब निकाली? 1968 में। और 1968 में इसके कितने सिद्धांत दिए थे? 5 आधारभूत सिद्धांत दिए थे। किसने? आपके डी एलन ने। तो एलन व रियोन की पुस्तक का नाम क्या है? आपका माइक्रो टीचिंग। और कितने सिद्धांत दिए थे? इसके 5 आधारभूत सिद्धांत दिए थे। ये सिद्धांत क्या थे दोस्तों? पहला सिद्धांत था वास्तविक अध्ययन का सिद्धांत। तो एलन और रियोन ने अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग के अंदर जो सिद्धांत दिए थे वो कितने थे? आपके 5 सिद्धांत थे। कौन सा? पहला है वो था आपका वास्तविक अध्ययन का सिद्धांत। दूसरा था कक्ष की ग्रसित जटिलताओं का सिद्धांत। कक्ष में ग्रसित जटिलताओं का सिद्धांत कि बालक के सामने कौन कौन सी परेशानियां आती है, उनको दूर करने का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? आपका एलन ने दिया था। तो वास्तविक अध्ययन का सिद्धांत और कक्षा शिक्षण की जटिलताओं का सिद्धांत। और तीसरा है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, एक समय में केवल एक कौशल के विकास का सिद्धांत। ऐसा आएगा निम्न में से कौन सा माइक्रो टीचिंग के बारे में कथन गलत है? एक समय में अनेक कौशलों का विकास, वो गलत होगा। एक समय के अंदर एक ही कौशल का विकास करना। और इसके साथ चौथा था आपका नियंत्रित अभ्यास का सिद्धांत। और पांचवा था आपका
प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। जैसे आपने कहा पहले आप योजना बनाते, योजना अनुसार पढ़ाते, फिर कमी रहती। जैसे मान लो बीएड काल के दौरान जब आपने लेसन प्लान बनाए तो कहते हैं ना आपका माइक्रो टीचिंग है, 5-10 मिनट का होता है दोस्तों। इसमें कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं वो कितने होते हैं, 5 से 10 विद्यार्थी ही होते हैं, और जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है आपका, 5 से 10 मिनट का ही होता है। इसके दौरान क्या होता है दोस्तों, आपका ये होता है कि जैसे अध्यापक कक्षा में आता है, सबसे पहले प्रस्तावना बनाता है, फिर लास्ट में क्या होता है आपका पढ़ाना शुरू करता है। तो उसके लिए पहले योजना बनाता है, फिर योजना के अनुसार शिक्षण कार्य करवाता है, फिर पीछे एक प्रशिक्षक होता है, वो जांच करता है कि जो पढ़ा रहा है प्रशिक्षक, जो बीएड धारी, तो उसके अंदर क्या है, बोलने का तरीका सही है या नहीं है, चलने का तरीका है या नहीं, बोर्ड पर मिटाने का तरीका। तो जो कमियां होगी वो वहां क्या कर देगा, नोट कर देगा, और उन कमियों को सुधारते हुए पुनः शिक्षण कार्य करवाते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक क्या नहीं होता आपका पूरा उसमें सुधार नहीं होता। तो ये वास्तविक अध्ययन का सिद्धांत है दोस्तों। वास्तविक अध्ययन के साथ साथ कक्षा के अंदर जो जटिलताएं आती है उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, और एक समय में एक कौशल का विकास होता है, निरंतर अभ्यास करते हैं, और फीडबैक का सिद्धांत है। इसका प्रयोग भारत में अगर हम बात करते हैं तो विश्व में किसने किया, आपका अमेरिका में डी एलन ने, कब, 1963 के अंदर। और डी एलन ने ही पुस्तक लिखी थी 1968 में, आपका माइक्रो टीचिंग। कितने सिद्धांत दिए थे आपके, 5। अगर हम बात करते हैं 1961 तो आपका था 63, 61 और 63। भारत की बात करते हैं तो भारत में किसने किया, डी तिवारी। ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत ने डी तिवारी ने कब किया, 1967 में इस शब्द का प्रयोग किया। माइक्रो टीचिंग शब्द का प्रयोग भारत में किसने किया, आपका 1967 में डी तिवारी में। और इसका सहयोग किसने दिया था, पासी व शाह। जैसे एलन के सहयोगी कौन थे, आपका एचिसन व बुश थे, वैसे ही भारत में इस कार्य को बढ़ाने के लिए तिवारी के साथ साथ डी तिवारी के साथ साथ कौन थे, आपके पासी और शाह का भी नाम आता है भारत के अंदर। तो मुख्य जो पूछेंगे वो कौन सा होगा, आपका डी तिवारी है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वहां तिवारी किसका नाम किसका है, एलन का, 1963, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, और आपके 5 आधारभूत सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यहां किसका नाम है, डी तिवारी का। 1970 के आसपास, 1970 के आसपास भारत में इस पे क्या हुए, शोध कार्य किए गए। 1967 में क्या दिया भारत में डी तिवारी ने, 70 में क्या हुआ आपका शोध कार्य, और 1975 में CASC एक संस्थान है जिसका नाम है CASC, सेंट्रल फॉर एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। सी का मतलब होता है सेंट्रल, फॉर, ए का मतलब एडवांस, एस का मतलब स्टडी, और ई का मतलब होता है एजुकेशन। तो CASC, सेंट्रल फॉर एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, कहां है आपका, बड़ौदा। यहां भी इस पर क्या किया गया, महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई। किसके ऊपर, आपका माइक्रो टीचिंग के ऊपर। और 1978-79 में इस पर क्या बनाई गई, आपकी राष्ट्रीय परियोजना का निर्माण हुआ। 1978-79 पर इस पर क्या बनाई गई, आपकी राष्ट्रीय परियोजना बनाई गई। इसका क्या हुआ, आपका निर्माण हुआ। इसके उद्देश्य क्या है दोस्तों, माइक्रो टीचिंग के, माइक्रो टीचिंग के जो उद्देश्य है वो है कि छात्र अध्यापक को माइक्रो टीचिंग द्वारा शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण देना। कि एक छात्र अध्यापक है वो इसके माध्यम से उसके अंदर जो शिक्षण कौशल है वो क्या हो जाए, आपके विकसित हो जाए। और इसके साथ साथ शिक्षक का व्यवहार है उसमें सुधार के लिए, और शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए कि शिक्षक है वो ऐसे तैयार हो, वो कैसे हो, आपके प्रभावशाली शिक्षक तैयार हो। यहां 2 विद्वानों की परिभाषा है, वो भी ध्यान रखना। इसका उद्देश्य होता है शिक्षण कौशलों का विकास करना और शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रभावशाली शिक्षकों को तैयार करना। क्योंकि अगर आपको बीएड के दौरान अगर आपको प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, हमारे अंदर कुछ त्रुटियां रह जाएगी। हम बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है,
इनके जानकारी के लिए ये आपका प्रशिक्षण कार्य होता है ना। तो आजकल तो 4 साल का साथ ही कर दिया है कॉलेज के साथ। पहले 3 साल कॉलेज करते थे, फिर आप बीएड 1 साल अलग करते थे, बीच में आपका 2 साल का बीएड कर दिया था, और बीएसटीसी आपका कितने साल का होता है? 2 साल का। ये दोनों परिभाषाएं दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपको अनावश्यक विस्तार से बचते हुए महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको ही क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। यहां क्या है? माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म अध्यापन, कृत्रिम वातावरण में अध्यापन का एक रूप जो शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है और पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। फीडबैक, यानी मैकलीज व अनविन 2 विद्वान हैं, वो क्या कहते हैं, कैसे याद करोगे? विद्वान के नाम कितने हैं? 2, मैकलीज और आपका अनविन। ये क्या कहता है? जटिलताओं को कम करना और पृष्ठ पोषण प्रदान करना, 2 बातें हैं। कक्ष में आने वाली जटिलताओं को कम करना और फीडबैक देना या पृष्ठ पोषण देना, ये कौन कहता है? आपका मैकलीज व अनविन कहता है। मैकलीज अनविन 2 विद्वान हैं, बात कितनी करते हैं? आपकी 2 करते हैं। कौन कौन सी? कि कक्षा अध्यापक के सामने कक्षा के अंदर आने वाली जटिलताओं को कम करना और साथ साथ क्या करना? फीडबैक देना। तो 2 है, जटिलताएं कम करना और पृष्ठ पोषण देना। 2 बातें कौन कहता है? मैकलीज और अनविन। नेक्स्ट है आपका एलन। क्या कहता है? एलन कहता है दोस्तों, यहां पर एलन शब्द क्या है? छोटा है। तो बात क्या करेगा? छोटी करेगा, कि यानी कक्षा का आकार क्या होता है? छोटा होता है। विषय वस्तु, पाठ की विषय वस्तु क्या होती है? छोटी होती है। समय क्या लगता है आपका? कम लगता है ना। किसकी बात करता है? कम की, है ना। ध्यान रखना, संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? छोटा। इसमें कक्षा का आकार भी क्या होता है? छोटा। पूछे कितने विद्यार्थी होते हैं? ध्यान रखना, इसमें 5 से 10 क्या होते हैं? आपके विद्यार्थी होते हैं। ये भी आया हुआ है। माइक्रो टीचिंग में विद्यार्थी कितने होते हैं? आपके 5 से 10। और समय कितना लगता है आपका? 5 से 10 मिनट का ही क्या लगता है? आपका समय लगता है। माइक्रो टीचिंग कितने समय का होता है? आपका 5 से 10 मिनट का एक राउंड होता है आपका, 5 से लेकर आपके 10 मिनट के बीच में। तो ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं, कितने विद्यार्थी होते हैं? 5 से 10 विद्यार्थी, और आपके 5 से 10 मिनट, यानी छोटी कक्षा के लिए छोटी विषय वस्तु होती है और समय भी क्या लगता है? आपका कम। तो ये बात कौन कहता है? आपका एलन कहता है। दोस्तों, एक तो परंपरा के रूप में पढ़ाते हैं बच्चों को और एक माइक्रो टीचिंग पढ़ाते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? परंपरा के रूप में पढ़ाते हैं और माइक्रो टीचिंग के रूप में पढ़ाते हैं, तो डिफरेंस क्या है? देखो, एक तो आप स्कूल के अंदर पढ़ते हो नॉर्मल वे के अंदर, और एक माइक्रो टीचिंग है, उसमें क्या अंतर है? जैसे स्कूल में अगर एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, उसके सामने बच्चे क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, 30, 40, 50 बच्चे होते हैं, और एक कालांश है, वो कितने मिनट का होता है? 30, 40, 45 मिनट तक का होता है। लेकिन माइक्रो टीचिंग के अंदर कक्षा भी छोटी होती है, समय भी छोटा होता है। सामान्य के अंदर कक्षा भी बड़ी होती है। सामान्य देखो, पारंपरिक शिक्षण के अंदर क्या होता है? देखो, एक कक्षा में 40 से 60 तक विद्यार्थी होते हैं, ये नॉर्मल वे के अंदर हम देखते हैं व्यवहार में। लेकिन माइक्रो टीचिंग में कितने होते हैं? आपके 5-10 होते हैं। और पारंपरिक शिक्षण में जो कालांश होता है वो 35 से लेकर 40 का, 45 का, 50 मिनट का एक कालांश होता है, और यहां समय कितना होता है? आपका 5 से 10 मिनट। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? ये दोनों चीजें हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 मिनट। माइक्रो टीचिंग में उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखा जाता है, जबकि पारंपरिक शिक्षण में ऐसा नहीं होता। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है? प्रतिपुष्टि होती है, फीडबैक होता है, जबकि पारंपरिक शिक्षण में ऐसा नहीं होता। माइक्रो टीचिंग में जो कमी रहती है ना, तो पीछे वाला जो ऑब्जर्वर होता है आपका निरीक्षक, वो पढ़ाने के दौरान प्रशिक्षक द्वारा गलती की गई है उनको नोट करता है कि वो पढ़ाता है तो उसके देखने का नजरिया सही है या नहीं है। बोर्ड पर लिखता है तो अक्सर सही लिखता है या नहीं लिखता, बोलने में हिचकिचाता है या नहीं होता। तो वो उन कमियों को धीरे धीरे नोट करता है, और जो ये होता है या तो प्रशिक्षण काल में, या कई ऐसे लोग होते हैं जो टीचर लग गए हैं, उस समय प्रशिक्षण नहीं था और आज उनकी टेक्निक सही नहीं है, तो उनको प्रशिक्षित करने के लिए, यानी सेवारत लोगों के लिए भी क्या होता है? आपका जरूरी है। और सेवा पूर्व
और सेवारत दोनों के लिए होता है। माइक्रो टीचिंग होता है वो किसके लिए है? एक तो सेवारत जो लोग हैं उनके अंदर निखार कर लाने के लिए, या सेवारत व सेवा पूर्व जो प्रशिक्षण होता है ना, ये होता है आपका प्रशिक्षण होता है। इसके दौरान आप में जो स्किल्स है वो क्या होते हैं? आपके डेवलपमेंट होते हैं। जो कमियां होती है उनका फीडबैक भी होता है कि आपको इन कमियों को सुधारना है। और जब तक आपकी कमियां दूर नहीं होती है तब तक ये चक्र क्या होता है? आपका चलता रहता है। एक बार माइक्रो टीचिंग का जो चक्र है वो भी एग्जाम में पूछ लिया गया था, आपको वो भी ध्यान रखना है। देखो गुण क्या है इसके अंदर माइक्रो टीचिंग में? जो आपका सूक्ष्म शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण के अंदर कौन कौन से गुण हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण के अंदर विषय सामग्री कितने मिनट की होती है? 5 से 10 मिनट की। विद्यार्थी कितने होते हैं? 5 से 10 होते हैं। यहां पर शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में कौन सी क्रिया प्रभावी होती है? आपकी अंतः क्रिया प्रभावी होती है। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो अंतः क्रिया होती है वो क्या रहती है? आपकी प्रभावशाली रहती है। इसमें परिवीक्षक होता है, वो एक निदेशक होता है, वो आपकी कमियां नहीं निकालता है। कमियां निकालने का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी आलोचना करता है, वो आपका एक गाइडर होता है। इसका मतलब जो परिवीक्षक है वो किसके रूप में काम करता है? आपका एक निर्देशक के रूप में काम करता है, यानी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। परिवीक्षक है कि आप पढ़ाने में लिखते हो, सही नहीं लिखते हो, आपका बोलने का तरीका नहीं है, आपकी क्या कमियां हैं वो बताता है। वो आलोचना नहीं करता है, वो आपको गाइड करता है कि आप अपनी कमियों को दूर करें। देखो कोई आपकी कमियों को बताए ना, वो आपका सच्चा हितैषी होता है। देखो कबीरदास ने कहा था कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। तो कहने का मतलब निंदक जो व्यक्ति होता है वही सच्चा मित्र होता है आपका। तो वो निंदा नहीं करता है, आलोचना नहीं करता, आपको गाइड करता है, आपकी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। तो एज ए सलाहकार के रूप में होता है, आलोचक के रूप में नहीं होता है। ये आपका सेवा पूर्व है, यानी प्रशिक्षण काल के दौरान, या सेवारत जो शिक्षक है उनके लिए क्या होता है? आपका उपयोगी होता है माइक्रो टीचिंग। देखो माइक्रो टीचिंग है वो कभी क्या नहीं ले पाता है? आपका वास्तविक शिक्षण का स्थान नहीं ले पाता। देखो वास्तविक शिक्षण जो पढ़ाते हैं क्लास के अंदर वो अलग होता है, और माइक्रो टीचिंग है वो आपका क्या होता है? अलग होता है। वहां छोटी सी विषय वस्तु होती है, और अगर इस प्रकार से क्लास में पढ़ाना चाहे भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये अनुकूल अवसर प्रदान नहीं कर पाता। तो माइक्रो टीचिंग है भारतीय क्षेत्र के लिए क्या नहीं है? आपका अनुकूल नहीं है। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है? आपका निदानात्मक कौशल वह विषय वस्तु पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। यहां पढ़ाया क्या जा रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। पढ़ाया क्या जा रहा है, क्या विषय वस्तु है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है तो वो आपका कौशल विकसित करना, ये पढ़ाने का तरीका क्या है, आपका सिस्टम क्या है, आपकी पद्धति क्या है, और उनको कौशल को विकसित। मुख्य रूप होता है कि सेवारत और सेवा से पूर्व जो शिक्षार्थी होते हैं उनके अंदर कौशल को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। सामान्य बालकों के लिए नहीं होता है, ये होता है मुख्यतः जो प्रशिक्षण कर रहे हैं, चाहे बीएड हो चाहे आपका बीएसटीसी हो, इसके साथ जो सेवारत पहले से लगे हुए जो अध्यापक है उनके लिए होता है। बाकी विद्यार्थियों के लिए माइक्रो टीचिंग नहीं होता है ना। ये अधिगम वह सीखने के कौन से सिद्धांत पर काम करता है? अभ्यास के सिद्धांत पर काम करता है। कहते ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुदान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़ते निशान। कि जो कमियां हैं उनको सुधार करने के लिए बार बार सेवारत या जो प्रशिक्षक है उनसे बार बार क्या करते हैं? अभ्यास करवाया जाता है। देखो ये माइक्रो टीचिंग का क्या है? आपका चक्र है, ये एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया था। ये क्या है? आपका सूक्ष्म शिक्षण चक्र है। ये क्या है? आपका सूक्ष्म शिक्षण चक्र है। ये आपका सूक्ष्म शिक्षण चक्र है। एक बार एग्जाम के अंदर दोस्तों ये आपका डायग्राम भी आ गया था और पूछा गया है चित्र क्या है, तो ये आपका क्या था? माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। देखो यहां क्या होता है कि जो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, किसके लिए है ये? दो बात, या तो सेवारत हो या सेवा पूर्व हो, प्रशिक्षण। इनके लिए जैसे मान लो जब आप बीएड कर रहे थे तो आपसे कहा कि कल आपका
इतने विद्यार्थियों का माइक्रो टीचिंग है और आपको इस विषय वस्तु के बारे में बताना है। कोई भी प्रकरण दे दिया आपको, जैसे कह दिया झांसी की रानी के बारे में कहना है आपको, तुलसीदास के बारे में कहना है, या व्याकरण का कोई पॉइंट ऑफ दे दिया, संधि के बारे में चर्चा करनी है, या किसी विषय वस्तु की आपको विषय वस्तु दे दिया। अब वहां क्या होगा कि जो विषय वस्तु आपको दी जा रही है वो बहुत स्मॉल होती है और 5-10 मिनट का आपका एक टेक्निकल होता है कि आपको पता लगाता है कि आपको पढ़ाने का तरीका है या नहीं। तो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, विषय वस्तु होती है, उस विषय वस्तु पर पहले आप क्या बनाते हो, योजना बनाते हो, योजना निर्माण होता है। सबसे पहले क्या करते हो, आप घर जाकर उसके बारे में योजना बनाते हो कि कल जाकर मुझे क्लास में खड़ा होऊंगा, मार्कर मेरे हाथ में रहेगा, पॉइंटर होगा, मुझे सबसे पहले क्लास के अंदर क्या करना है, बोलना क्या है, कहां से शुरू करने हैं, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों से पूछने हैं, है ना। तो ये सारी क्या बनाई जाती है, आपकी योजना बनाई जाती है। जैसे अध्यापक है, क्लास में पढ़ाता है, उससे पहले योजना बनाता है कि मैं बच्चों को आज झांसी की रानी के बारे में बताऊंगा, तुलसीदास के बारे में बताऊंगा, पहले तुलसीदास का जन्म स्थान बताऊंगा, जन्म स्थान कहाँ है, कब हुआ, पत्नी कौन थी, गुरु कौन थे, है ना। तो सारी एक रूपरेखा बनाता है। फिर इतना पढ़ाने के बाद में मैं बच्चों से क्या प्रश्न करूंगा, बच्चों से किस प्रकार से प्रश्न पूछूंगा, बच्चे बताएंगे तो मुझे उसे पुनर्बलन देना होगा। तो ये सारी चीजें है ना, वो पहले क्या बनाता है, योजना बनाता है, नियोजन करता है। और योजना बनाने के अनुसार जैसी योजना बनाता है उस योजना के अकॉर्डिंग टू योजना, जैसी योजना बनाता है योजना के अनुसार वो क्लास में क्या करता है, आपका शिक्षण कार्य करवाता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि बनाई गई योजना के अनुसार क्या करवाता है, आपका शिक्षण कार्य करवाता है। तो नंबर 1 क्या बन जाएगा आपका, योजना के अनुसार क्या करवाना, शिक्षण कार्य करवाना। अब मान लो प्रशिक्षण ने और सेवारत ने, प्रशिक्षक और सेवारत व्यक्तियों ने अपना योजना अनुसार क्या करवाया, शिक्षण कार्य कराया। कितने विद्यार्थियों के लिए होता है, 5 से 10 विद्यार्थियों के लिए, और कितने मिनट का होता है, 5 से 10 मिनट। कितना कराया, शिक्षण कार्य करवाया। अब जो शिक्षण कार्य चल रहा है उसको जांचने के लिए, उसकी जांच करने के लिए पीछे एक ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर देखो आजकल तो आधुनिक युग है, कैमरों के माध्यम से भी कर सकते हैं। वहां पढ़ाने के दौरान कक्ष में पीछे एक व्यक्ति जो होता है वो आपकी नोटबुक लेकर, एक लिस्ट लेकर, और वो लिखता रहता है कि अध्यापक पढ़ा रहा है उसके अंदर क्या कमी है, बोलने का तरीका क्या है, आई साइड कैसा है, मिटाता है बोर्ड पर वो कैसा है। तो उन चीजों को वो नोट करता है, अगर सही है तो ठीक है, और अगर कुछ कमियां हैं तो उनको वो क्या कर देता है, आपका नोट कर देता है। अब जब ये पूरा होता है शिक्षण, तो फिर वो देखता है कि इसमें क्या कमी रही, उसको बताया जाता है कि आपके अंदर इन चीजों को क्या करना है, आपको सुधारना है। तो वहां क्या मिलता है, आपको फीडबैक मिलता है, प्रतिपुष्टि, कि क्या सही है क्या गलत। अब मान लो प्रतिपुष्टि में 100% सही है, तब तो ये चक्कर आ गया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप सीख रहे हो वहां, और 100% कभी पहली बार में नहीं आता है। इसलिए जो कमी रहती है वो कमी बताई जाती है, कमियों को बताया जाता है, और कमी को बताकर कि आपको बोर्ड है उसमें जो अक्षर है आप ऊपर नीचे लिख रहे हो, अक्षर है थोड़े साफ लिखा करो, है ना। मैं भी ऐसे जल्दीबाजी वैसे लिख देता हूं, सुंदर लिखने हैं आपको, कहने का मतलब। फिर जो कमियां होती है उनको अवगत करके ध्यान रखकर वो अध्यापक है, वो प्रशिक्षक है, वो दोबारा से क्या बनाता है, पुनः योजना बनाता है। क्या बनाता है, पुनः योजना बनाता है। और पुनः पाठ योजना बनाने के बाद में, पुनः पाठ योजना बनाने के बाद में पुनः क्या करता है, उसका पुनः योजना बनाई कि मुझे दोबारा इन कमियों को सुधारते हुए दोबारा क्या करना है, आपका पुनः शिक्षण करवाना है। तो दोबारा पाठ योजना के अनुसार पुनः क्या करवाता है, आपका पुनः शिक्षण। फिर दोबारा क्या होता है, पुनः फीडबैक होता है कि वास्तव में जो कमियां थी इसको सुधारा है या नहीं। तो उनका पुनः फीडबैक होता है, और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक आपको क्या नहीं हो, सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त नहीं हो। जब तक ये प्रक्रिया क्या नहीं हो, आपकी सकारात्मक नहीं हो दोस्तों, तब तक ये क्या करते रहते हैं, आपकी क्रिया चलती रहती है। ध्यान रखना, योजना बनाना,
योजना के अनुसार शिक्षण करवाना, फिर फीडबैक प्राप्त होना, कमियों को सुधारते हुए पुनः योजना बनाना, पुनः नियोजन करना, पुनः प्रतिपुष्टि और पुनः आपका नियोजन। ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक आपका फीडबैक क्या नहीं होता, आपका पॉजिटिव नहीं होता। दोस्तों, इस संपूर्ण प्रक्रिया के अंदर जो समय की बात की जाती है वो समय कितना होता है? अगर हम संपूर्ण प्रक्रिया की बात करें तो समय की बात करते हैं तो समय वो देखो, समय वैसे तो होता है 30 मिनट का, और भारत के परिप्रेक्ष्य में कितने मिनट का है आपका? 36 मिनट का। ये पूरा जो कंप्लीट चक्र है, संपूर्ण चक्र के लिए, संपूर्ण चक्र के लिए जो समय होता है भारतीय परिप्रेक्ष्य में कितने मिनट का है आपका? 36 का। और सामान्य स्तर में कितने होता है आपका? 30 मिनट का। लेकिन ध्यान रखना, जैसे मान लो इसके 6 भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6, पुनः योजना है ना। तो योजना अनुसार शिक्षण करना, फीडबैक, पुनः योजना, पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण, ये आपके 6 होते हैं। तो मतलब पुनः पाठ योजना बनाते हैं तो इसमें पुनः पाठ योजना में जहां 30 मिनट का समय होता है ना, वहां पुनः पाठ योजना में कितने मिनट मिलते हैं आपको? 10 मिनट। और जब भारतीय परिप्रेक्ष्य में 36 का होता है ना, वहां कितने मिनट मिलते हैं आपके? 12 मिनट। पुनः पाठ योजना में जैसे मान लो 6 स्टेप हो गई इसके अंदर, योजना बनाना, योजना के अनुसार शिक्षण करवाना, फीडबैक, पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। तो इसके प्रत्येक चरण में जैसे मान लो 30 है, 30 में भाग दे दो कितने का? 5 का। तो कितने हो गए आपके? 6 भाग हो गए। अब 6 में से कितने हो गए? 30 में से 6 हो गए, तो 6 हो गए आपके। तो पुनः पाठ योजना कितने की होगी आपकी? 10 मिनट की। तो ये पुनः नियोजन है वो कितने का होगा आपका? 10 मिनट का। और 30 मिनट की बात करते हैं दोस्तों, बाकी कितने के हो जाएंगे आपके? 5-5 के। योजना अनुसार शिक्षण 5 मिनट, प्रतिपुष्टि 5 मिनट, पुनः शिक्षण 5 और पुनः प्रतिपुष्टि 5। तो 5 चौक 20 और 10 कितने हो गए आपके? 30। ये तो है 30 मिनट का जब चक्र होता है तब। और 36 का होगा ना, 36 का जहां होगा वहां ये ध्यान रखना, 36 के अंदर जो आपका क्या था? 10 मिनट का था ना, वहां क्या कर देना आपका? 12। और जहां 5 मिनट का था वहां क्या कर देना आपका? 6 कर देना। 6 चौक 24 और 12 36। तो भारतीय प्रतिमान के अनुसार जो समय लगता है पूरे चक्कर में कितने मिनट का होता है? 36 मिनट का। जिसे पुनः पाठ योजना 12 मिनट की होती है, बाकी सभी कितने मिनट के होते हैं? 6-6 मिनट के। और सामान्य वे के अंदर ये चक्र होता है कितने मिनट का होता है आपका? 30 मिनट का, जिसके अंदर बाकी सभी है वो कितने मिनट के होते हैं आपके? 5-5 मिनट के। और पुनः शिक्षण होता है वो कितने मिनट का होता है आपका? 10 मिनट का। देखो, सामान्य वे के अंदर ये संपूर्ण चक्र 30 मिनट का होता है और पुनः पाठ योजना 10 मिनट की होती है। और भारतीय प्रतिमान के अंदर ये चक्र कितने मिनट का है आपका? 36 मिनट का। और पुनः पाठ योजना कितने मिनट की होती है आपकी? 12 मिनट की होती है। तो दोस्तों, ये आपका क्या है? माइक्रो टीचिंग है। इसके बारे में हमने क्या किया? आपका अध्ययन किया। तो एक छोटा सा प्रकरण है आपका माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। ये कई बार आपका वीडियो से जुड़ जाता है, अलग टॉपिक भी है और यहां से कई बार प्रश्न आए हुए हैं। तो हमने सोचा कि ये चर्चा कर लेते हैं। आपको यहां से अगर कोई प्रश्न आ जाए तो आपका क्या नहीं हो? गलत नहीं हो। 2 परिभाषाएं हैं और 5 से 10 मिनट है। ये एक चक्र है। यहां से लगभग 4-5 बार प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों, इसलिए इसके बारे में चर्चा की। क्लास कैसी लगी अपनी राय जरूर लिखें। और दोस्तों, अभी के लिए विदा। जय हिंद, जय भारत।